Hello everyone. A very good afternoon to all of you. Dear students, as you know, we are going to continue our chapter, The Rat Trap. This is going to be the third part of our chapter, and you have to open your textbook first as page number 34 from the last passage. But before going ahead, let me tell you what we have read so far. See, the chapter is The Rat Trap, composed by Selma Langlof. And you know first about the rat trap peddler. His life is about his business. And after that, we read about the philosophy of the rat trap peddler. And at last, meeting with क्रॉफ्टर. देखिए, द रेड ट्रैप चैप्टर में सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है वो है द रेड ट्रैप के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके अप्स और पेरोज एंड कॉन्स के बारे में. तो द रेड ट्रैप पेडलर इज बीइंग कॉल्ड एज a vagabond, tramp, and intruder in the various part of this chapter. But the reader's empathy is always with the rat trap peddler right from the beginning of the story. Why? Because he provides such a philosophy even the most literate person can't provide. I would certainly tell you once more about his philosophy, and later on meeting with the crofter. क्रॉफ्टर को हम क्या कहेंगे? स्मॉल फार्मर. देखिए, रेड ट्रैप पेडलर की बात आती है, उसके जीवन की बात आती है. देयर इज नो एविडेंस इज बीइंग शोन इन द चैप्टर अबाउट हिज प्रायर लाइफ. ही इज ए पुअर vagabond and he has a small business of selling the rat trap. But his business was not profitable. That's why he resort petty thieveries and begging. He resort to because his business was not profitable. In the same manner, while one day he was walking across the road, suddenly he was struck by the idea. And the idea was that the whole world is nothing but a big rat trap. उसने पूरे संसार की तुलना अपनी चोहेदानी से की. उसने कहा कि यह पूरा संसार भी कुछ नहीं है सिवाय एक चोहेदानी के. उसने ऐसा क्यों कहा और ये फेवरेट पास टाइम उसके लिए क्यों बन गई? ये बात, ये उसको खुशी देने वाली बात क्यों बन गई? इसलिए क्योंकि संसार के बारे में बुरा सोचना उसको आनंदित करता था, आह्लादित करता था. उसकी जो फिलॉसफी थी वो क्या थी कि जैसे कि एक चोहेदानी है, चोहेदानी में चूहे को पकड़ने के लिए क्या रखा जाता है? चीज एंड पोर्क को रखा जाता है. किसको रखा जाता है? चीज एंड पोर्क. सुअर के मांस को रखा जाता है या पनीर के छल्लों को रखा जाता है, पनीर को रखा जाता है. हमेशा चूहा क्या करता है? उसमें टेम्प्ट होता है और उसके पश्चात चोहेदानी बंद हो जाती है. इसी प्रकार से ये जो पूरा संसार है, ये पूरी जो धरती है, सी है, लैंड है, सिटीज बिग एंड स्मॉल जैसे वो कहता है, वो है, वो सारा का सारा क्या है? जस्ट लाइक ए रेड ट्रैप. यहां चूहे को पकड़ने के लिए चीज और पोर्क रखा जाता है, लेकिन संसार रूपी चोहेदानी में मनुष्य कब एंटर करता है? वो है रिचीज, joy, comfort, shelter, heating, clothing, means all the things of comfort. And while
a common man wants to gain such type of comfort, evidently he enters into the rat trap of the world, and after that he never came out from it. कहने का मतलब ये है कि जो लालच है, ग्रेटिनेस जो है, वो लालच व्यक्ति को एक बार इस कदर तक गिरा देता है कि फिर वो हमेशा उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है और कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाता। जिस प्रकार से चूहा उसमें चला जाता है, रेड ट्रैप में चला जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी चला जाता है। और ये एक प्रकार का दर्शन शास्त्र रेड ट्रैप पेडलर के द्वारा दिया गया, और ये जो फिलॉसफी उसने दी, जो विचार उसने रखे, ये उसको हमेशा खुशी देते थे। और वो कहता था कि संसार के बहुत से लोग अभी इस चूहेदानी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, कभी न कभार वो उसके अंदर जरूर एंटर होंगे, और बहुत से ऐसे लोग हैं भी जो उसके अंदर एंटर कर चुके हैं। ये विचार उसको खुशी देता था, क्योंकि क्वेश्चन भी आएगा कि व्हाई वाज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया। हर एक व्यक्ति का अपना स्टेटस, अपने स्टेटस से नीचे के व्यक्ति को देख करके व्यक्ति खुश होता है। तो उसको ऐसा लगता था कि एज बीइंग ए वेगाबॉन्ड, यदि संसार में इस तरह के लोग हैं जो लालच में आकर के उसके पीछे पैसे के लिए भागते हैं, या लालच में आकर के एक ट्रैप हो जाते हैं, फिर वो कभी नहीं निकल पाते, तो ये उसको बहुत ज्यादा खुशी की बात लगती। जैसे ही एक दिन वो आगे बढ़ रहा था तो अचानक से एक ग्रे कॉटेज के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ी, और ये जो ग्रे कॉटेज थी, इसमें इसका जो ओनर था वो पहले राम्स जो आयरन वर्क्स में काम करता था, एक प्रॉस्परस किसान था। लेकिन यहां पर उस व्यक्ति ने उसका बड़ा सम्मान किया, क्रॉफ्टर ने, मतलब छोटे किसान ने। He was happy to see such type of people because he was suffering from loneliness. He always wants someone to come in his loneliness because he was without wife and child. He always requires such type of person. और जैसे वो व्यक्ति वहां पर आया, उसने उसको सम्मान के साथ वहां पर आने दिया, उसको ठहरने दिया। He arranged supper for him. He provided porridge, even though tobacco roll, and so on. And he was so generous in telling his things that he also mentioned the source of his income. He mentions that in the earlier days he was one of the prosperous farmer of the Ramsjo Iron Works, but he can't do day labor right now. That's why his total earning comes from the milk of that extraordinary cow. उस गाय से उसका दूध बेच करके उसका गुजारा होता है। एंड इन द पेमेंट ऑफ द लास्ट मंथ ही गॉट 30 kroners फ्रॉम दैट। उसको लगा कि इस व्यक्ति को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि 30 kroners ही कैन गेन। दैट्स व्हाई व्हाट ही डिड, एब्सोल्युटली इतना उदार था। इस चैप्टर में कहा गया कि जितनी उदारता उसने उसको भोजन देने में की, जितनी उदारता उसके साथ उसने मेजोलिस खेलने में दिखाई, उतनी ही उदारता उसने अपने सीक्रेट्स भी बता दिए। उसके सामने 30 kroners 10 kroners के 3 बिल उसके सामने रखे और उसको इस बात का परिचय दिया, अभिव्यक्ति दी कि निश्चित तौर पर उसके पास वो जो अर्निंग्स है वो उस गाय के दूध बेचने से प्राप्त हुई है। And in front of his eyes, he just hang that pouch near the window pane. खिड़की के शीशे के साथ उसने उसको वहां पर रख दिया। And in the next morning, both the men good awaken in the good season, early in the morning. और क्योंकि ऑनर था, उसको जल्दी थी जाने की, गाय का दूध धोना था, वो जल्दी चला गया, इसलिए रेड ट्रैप पेडलर ने सोचा कि उसको भी जल्दी चला जाना चाहिए, वो भी चला गया। लेकिन आधे घंटे के पश्चात, आफ्टर हाफ एन आवर, he was once again in front of that grey cottage. You know very well why he was right now standing in front of the grey cottage. Absolutely, he wanted bait. You know, bait, चारा, food. किसी भी चूहे को पकड़ने के लिए जब रेड ट्रैप के अंदर कोई एंटर करता है तो वो क्या, बेट को देख करके। यहां रेड ट्रैप पेडलर भी क्या चाहता था, वो पैसा चाहता था। एग्जैक्टली वो पैसा नहीं बल्कि एक बेट का काम कर रहा था, चारे का काम कर रहा था, क्योंकि उसको वहां एंटर करने के लिए वो चारा जरूरी था, और वो उसके लोभ में आकर के उसके पास जाने के लिए प्रेरित हो गया। आधे घंटे के पश्चात वापिस आ गया।
And you know very well that after that he smashed the window pane. He didn't try to enter. He didn't try to enter into the cottage. Cottage में आने का उसने प्रयास नहीं किया. But what he did exactly to smash the window pane. खिड़की के शीशे को तोड़ा and pick out those 30 kroners, stuff them into his own pocket, and now he was very happy to see that he had done everything with lot of smartness. और यहीं से हम आज आके पढ़ेंगे क्या कि as he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. कितने सलीके से उसने हाथ साफ किया था, कितने सलीके से उसने उस चोरी की थी, उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा क्या था, खुश था इस बात को लेकर के. He realized of course that at first he dared not continue with public highway. The first thing what he did here, after having the 30 kroner in the pocket, was little bit of confused. He thought that it is not good to go through the public highway. उसने सोचा कि public highway से नहीं चलना चाहिए, but must turn off the road into the woods. During the first hours, this caused him no difficulty. शुरुआत में उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around the same part of the forest. अब उसको लगा क्योंकि he had the 30 kroner in his pocket. Okay, having the 30 kroner in his pocket and going through the public highway, that was very risky. That was very risky. That's why what he did, exactly turned off the road. और किसके रास्ते से चल दिया, फॉरेस्ट के रास्ते से. और उस फॉरेस्ट को क्या कहा गया है, the ways are twist here and there. रास्ते जो थे वो वहां पर ट्विस्ट कर रहे थे, इधर उधर चल रहे थे. पहले जो few hours थे वो उसमें बड़ी आसानी से चलता चला गया. There was no problem at all for the first few hours, but after that the forest became very confusing for him. There was no way to come out of it. There was no way to come out of it. बाहर निकलने का उसको अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था. तो जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा तो उसको अपनी वही चीजें, फिलॉसफी याद आ गई कि the whole world is nothing but a big rat trap. He remembered his own philosophy कि वो बेट को प्राप्त करने के लिए he wanted the bait, and that's why he entered into the grey cottage, smashed the window pane and thrust that into his own pocket, and right now he was in the trap. ट्रैप कौन सा था, उस फॉरेस्ट का था, क्योंकि वहां से निकलने का उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था. वो चाहता था एक सर्टेन डायरेक्शन में आगे बढ़े, लेकिन फिर भी उसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था. आगे देखिए. Now his own turn had come. क्या मतलब है इसका कि now his own turn had come. जो फिलोसफी उसने दी थी संसार के लिए, कहा था कि ये पूरा संसार चोएदानी है, लालच में कोई व्यक्ति आकर के कभी भी इसमें एंटर कर सकता है. अब उसकी खुद की जो फिलोसफी थी वो उसके ऊपर लागू हो गई थी. Now his own turn had come. He had let himself be pulled by a bait and had been caught. Be pulled by a bait, एक चारे के चक्कर में वो आ गया और अब वो पकड़ा जा चुका था. The whole forest with its trunks, branches, thickets, fallen logs caused upon him like impenetrable that can't be crossed. Impenetrable prison यहाँ पर कहा गया है. What you mean by impenetrable prison? That can't be crossed. अभेद्य जेल की तरह से वो फॉरेस्ट था, from which he could never escape. It was in December. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. Finally he saw no way out and he sank down on the ground. Sank down, नीचे झुक करके बैठ जाना.
Finally he saw no way out and he sank down on the ground tired to death. What you mean by tired to death? इतना थका हुआ, मृत्यु जितना थका हुआ, मतलब बहुत ज्यादा थका हुआ. Okay, thinking that his last moment had come, but just he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. There was no doubt as what that was. अब जैसे ही वो वहां पर बैठा, उसको लगा कि उसका अंत नजदीक आ गया है, और जैसे ही उसने एक पेड़ के नीचे बैठना चाहा, उसको एक कंस्टेंटली एक साउंड सुनाई दी, हैमर स्ट्रोक्स की, हथौड़े की चोट लगने की आवाज सुनाई दी. There was no doubt as what that was. इसमें कोई डाउट नहीं था कि आवाज किसकी थी. He raised himself, उसने अपने आप को उठाया. Those are the hammer strokes. Hammer हथौड़ा, strokes चोटें, लगातार हथौड़े की चोटें लगने की आवाज आ रही थी from an iron mill, किसी लोहे की मिल से. He thought there must be people nearby. उसने क्या सोचा कि निश्चय ही वहां पर कोई लोग होंगे. He summoned means gathered, collect करना. ये एग्जैक्टली यही वर्ड आपका डीप वाटर में भी आया था, और डीप वाटर में क्या था? When he summoned all his strength to take the big jump upward. यहां भी summon means gather करना, ताकत एकत्रित करना. All his strength got up, उठा, and staggered का मतलब होता है walk unsteadily, मतलब लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे चला. In the direction of the sound, direction of the sound, जहां से आवाज आ रही थी उसी डायरेक्शन में. The Ramsau ironworks, which are now closed down, were not so long ago a large plant. पहले बहुत बड़ा प्लांट होता था. With a smelter means melting iron, आयरन को मेल्ट करने की मशीन. रोलिंग मिल, जो मेटल की जो सीटें होती हैं उनको फ्लैट करने के लिए, उनको रोल करने के लिए वो मशीनें. एंड फोर्ज, एंड एब्सोल्युटली देयर वाज ए फोर्ज. इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेस, बड़ी बड़ी जो है लाइन लगती थी बार्जेस की. एंड scows slide down the canal which led a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal carrots. समर के टाइम में बड़ी बड़ी जो बार्जेस थी उनको लोड करके वहां तक कैनल के रास्ते से लेकर के आया जाता था इनलैंड लेक के पास से. और सर्दियों के समय में जो सड़क थी उसके नजदीक की, वो डस्ट से, चारकोल की डस्ट से बिल्कुल काली पड़ जाती थी इस प्रकार से, क्योंकि वो नीचे जो है छन करके नीचे गिरता था. यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है, इसमें दो वर्ड हैं. एक तो है देखिए फोर्ज, और जो दूसरा जो वर्ड है वो है फर्नेस. यू नो दीज आर दी टू वर्ड्स. भट्टी के लिए ये दो लगातार जो वर्ड हैं आपके इस चैप्टर में निरंतर आते हैं. Can you tell me what is the difference between forge and furnace? Furnace is a device for heating. Device for heating. ये वो डिवाइस है जो हीट करने की, किसी मेटल को, आयरन को हीट करने के काम में आती है, और ये हर्थ होता है. HEARTH means just a floor of फायरप्लेस, जहां से आग धधकती है उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्ज बोलते हैं. और फर्नेस इज एग्जैक्टली ए डिवाइस फॉर हीटिंग. हम यदि दूर से कहें किसी भट्टी के लिए तो उसको हम फोर्ज नहीं कह सकते, उसको हम क्या कहेंगे? फर्नेस. फर्नेस किसको? जहां हीट होती है उस जगह को एग्जैक्टली. और फोर्ज होती है जो फ्लोर होता है आग का, उसको. ओके, आगे देखिए. During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge. हेल्पर का नाम मैंने आपको शुरुआत में फर्स्ट पार्ट में बताया था, सेट्स एंड स्ट्रॉन्ग. During one of the large evening just before Christmas, the master smith मुख्य and his helper sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron. कच्चे लोहे की प्रतीक्षा में थे. Which had been put in the fire, जो आग पर रखा जाता, to be ready to put on the anvil. Anvil एक अच्छा सा वर्ड यहाँ, anvil होता निहाई. जो लोहार होते हैं एग्जैक्टली
वो उस एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है जहां पर किसी भी लोहे के टुकड़े को उनको शेप देनी होती है, तो वो उसके ऊपर रखते हैं और उसको हथौड़े से उसके ऊपर लगातार कंस्टेंटली फोर्स करते हैं, चोट पहुंचाते हैं। जिसके ऊपर रखा जाता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको बोलते हैं निहाई यानी कि एनविल। Every now and then, one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar. बार बार उनमें से एक उठता स्टिर करने के लिए, हिलाने के लिए, धधकते हुए, ग्लो करते हुए उस मास को विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी लोहे की छड़ी से, रिटर्निंग इन फ्यू मोमेंट्स, ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, पसीने से टपकते हुए बाद में वो वापस लौटता। दो एज वॉज द कस्टम, ही वॉर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज। All the time there were many sounds to be heard in the forest. और इस दौरान बहुत ज्यादा लगातार आवाजें उस फॉरेस्ट में सुनाई दे रही थी। The big bellows growing, bellows का मतलब पाइप that blow air, हवा जिससे डाली जाती है उसको धधकाने के लिए, आग को जलाने के लिए। ग्रोइंग कराना, बर्निंग कोयल, जलता हुआ लोहा, क्रैक्ड टूटने की आवाज। विद फायर बॉय सॉल्ट, सॉल्ट होता है कुदाला, कस्सी जिसको बोलते थे, कस्सी टाइप में। फायर बॉय स्मॉल चारकोल इनटू माउथ, माउथ मींस माउथ of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall and sharp north white, white means thrusting, white का मतलब यहाँ thrusting against the brick tiled roof. बाहर जब वो अंदर आया वहां पर तो क्या हो रही थी, there was a rain, और उसकी आवाज से नॉर्थ की डायरेक्शन से आने वाली हवा एक तरीके से बारिश के कोड़े बरसाती हुई प्रतीत हो रही थी। उस टाइम पर वो वहां पर अंदर आता है। इट वॉज प्रोबेबली ऑन एन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज that the blacksmith did not notice that man and opened the gate and entered the forge until he stood closer to the furnace. Surely it was nothing unusual for poor vagabond without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the सूती पेन। सूती पेन को कहेंगे पेन कवर्ड विद डस्ट, उन शीशों के ऊपर जिस पर डस्ट लगी हुई हो, धूल लगी हुई हो, उनके लिए। एंड केम इनटू द वार्म themselves in front of the fire. Okay, the blacksmith glanced only casually and indifferently. Casually कहेंगे not intently, और indifferently को कहेंगे without caring, बिना कोई नोटिस किए। At the intruder, intruder means यहाँ पर घुसपैठिया। He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty rags, and with a bunch of red trap dangling on the chest. जिस प्रकार की उसकी वेशभूषा थी, अमूमन इस प्रकार के लोग ऐसे ही रहते हैं। रेड चीथड़ों में था, बेंच ऑफ रेड ट्रैक्स जो था वो डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती के ऊपर डेंगलिंग करना, हैंगिंग डाउन, नीचे लटक रहा। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने क्या कहा, उन चूहेदानियों को जो अपनी जो है गर्दन में वो डाले हुए था, जो चूहेदानियों के गुच्छे लटक रहे थे उनके साथ। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नॉटेड ए हार्टी कंसेंट, हार्टी कंसेंट, एरोगेंट कंसेंट, अहंकार से भरी हुई स्वीकृति उसने दी वहां ठहरने के लिए। विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, बिना किसी सिंगल वर्ड के ऑनर दिए। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, ट्रैम्प को भी इसमें कुछ नहीं कहना था। ही हैड नॉट केम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, क्योंकि वो दिसंबर का टाइम था। वो कहता है कि वो भी वहां बात करने के लिए नहीं आया था, उसकी इंटेंशन क्या थी कि वो सर्दी में अपने आप को गर्म करे और बाद में वहां से खिसक जाए। In those days, the Ramshaw iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. You know, उन दिनों रामसजो आयरन मिल का जो ओनर था वो प्रोमिनेंट आयरन मास्टर था। उसकी ग्रेटेस्ट एम्बिशन क्या थी कि वो शिप आउट करे आयरन को, अच्छे से अच्छे आयरन को मार्केट में। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल। और इंस्पेक्ट करता था कि क्या जितना काम होना चाहिए उतना काम हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फोर्स ऑन वन ऑफ हिज 90 राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, और इस समय वो 90 राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन के दौरान यहां पर आया। देखिए यहां एक क्वेश्चन है इसी में से, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रेड ट्रैप। व्हाट मेड द पेडलर थिंक, पेडलर को कैसे आभास हुआ कि वो एक जो है ट्रैप में चला गया है।
You know, he stole 30 kroner of the crofter, and after that he straight forward to the public highway. But suddenly he thought that it was not safe to go from the public highway. That's why he turned to the forest. Okay, first few hours there was no problem at all, but after that it became very confusing. ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया बाद में, और उसको लगा कि उसका वो भी एक तरीके से लालच में आकर के पकड़ा जा चुका था, कैप्चर हो गया था. Why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him home? ये हम आगे पढ़ेंगे इसमें. अभी तक जो क्वेश्चन इसमें हमने पढ़ा है उसमें ये क्वेश्चन आपको ढंग से याद करना कि what made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap, और why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him home? जब पेडलर वहां पर रुक गया तो one of the 90 rounds of inspection में एक prominent iron master वहां आता है, and he just looked at that person in the uncertain reflection of the furnace light, and in that particular uncertain reflection of the light he considered him his old regimental comrade. उस प्रकाश में वो उसको अपना पुराना सेना का साथी समझ लेता है, जो कि एक्चुअली है नहीं, और वो उसको घर जाने के लिए कहता है, वहां पर अपने साथ ले जाने के लिए इनवाइट करता है. अब क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन? उसने इनविटेशन को डिक्लाइन क्यों कर दिया? उसका डिक्लाइन करने का मतलब ये था कि ही हैड ऑलरेडी 30 kroner इन हिज पॉकेट, एंड गोइंग टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक एंटरिंग इनटू द लायंस डेन. उसको लगा कि इस प्रकार से वहां जाना एक तरीके से शेर की मांद में जाने जैसा होगा. तो हम ये आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट. ओके.